नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ आपकी मेजबान गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। गुजरात में बेहद गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की आहट सुनाई देने लग गई है। मौसम विभाग के अधिकारियों का मानना है कि बीते 5 सालों में गुजरात तट को प्रभावित करने वाला ये चौथा बड़ा चक्रवात है। आपको याद होगा, इससे पहले 2019 में चक्रवात वायु के चलते भूस्खलन हुआ। फिर 2020 में महाराष्ट्र में आने वाले निसर्ग तूफान ने तटीय गुजरात में भीषण बारिश से काफी नुकसान पहुंचाया। साल 2021 में तख्ताई ने दीव ऊना के पास एक लैंडस्लाइड किया, जिससे व्यापक विनाश देखा गया। हमें याद है कि गुजरात ने 1998 से अब तक 20 सालों में 4 बड़े चक्रवातों का सामना किया है। कांडला से टकराने वाले एक सुपर चक्रवात ने तो मानव जीवन और बहुत सारी संपत्ति को ऐसा नुकसान पहुंचाया जिसके जो निशान थे, जो इंडेलिबल मार्क्स थे, 2018 तक देखने को मिले। देश में हर साल कोई ना कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा दस्तक देती रहती है। गाजा, बुलबुल से लेकर बिपरजॉय तक कई सारे चक्रवाती तूफानों ने अब तक भारी तबाही मचाई। इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही हैं। माना जा रहा है कि अगर 3 वर्ष की जब हम बात करते हैं, कई मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि 3 वर्ष की जब हम बात करें, पिछले 3 वर्षों की, तो केंद्र और राज्य सरकारें ऐसी आपदाओं के दौरान कई राहत और बचाव कार्यों पर करोड़ों रुपयों से अधिक धनराशि खर्च कर चुकी है। आप देखिए ना, बिपरजॉय चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की गई, जिसका इंपैक्ट दिखने लग गया है। किसी भी आपात स्थिति के लिए तटरक्षक बल, सेना और नौसेना के बचाव और राहत दलों के साथ साथ जहाजों और विमानों को स्टैंड बाय पर तैयार रख दिया गया है। चक्रवाती तूफान के रास्ते में आने वाले गुजरात सहित दूसरे कई और भी राज्य हैं, जिनमें सहायता के लिए इस वक्त सेना, नौसेना, वायुसेना और तट रक्षक बल की पर्याप्त संख्या में टीमें तैनात की गई हैं। हम आपको इस भीषण चक्रवात से जुड़ी थोड़ी और जानकारी देना चाहते हैं। अरब सागर में उठा ये चक्रवाती तूफान बिपरजॉय गुजरात के कच्छ से टकराएगा, उससे पहले ही समंदर जो है अशांत नजर आने लगा है। इस वक्त तेज हवाओं के साथ भारी बारिशें हो रही हैं। गुजरात के 8 जिले पूरी तरीके से रेड अलर्ट पर हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार नजरें बनाए हुए हैं। बीते 2-3 दिनों में बड़ी हाई लेवल मीटिंग्स लगातार जारी हैं। केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग जिलों की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी गई है और वो मौके पर भी मौजूद हैं। अरब सागर में उठे इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने दहशत का शोर मचाया हुआ है। हर कोई इस खतरे को लेकर इस वक्त डरा हुआ है। जहां जहां तक समंदर की लहरें पहुंच सकती हैं, इस तूफान की आहट तबाही के निशान दिखाई दे रही है, वहां पर अपने निशान छोड़ रही है। प्रभावित होने वाले इलाकों से अभी से बर्बादी की तस्वीरें सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। तेज हवा के साथ बारिश में कहीं पेड़ इस वक्त धराशाही हो चुके हैं, तो कहीं बहुत आलम जो है, बहुत सा जो आलम है, बहुत कहें ये जो आलम है, ये जो सिचुएशन है, वो जैसे ताश के पत्ते होते हैं ना, बिखर जाते हैं, उसी तरीके का माहौल इस वक्त बना हुआ है गुजरात और उसके आसपास के राज्यों में। इन दिनों चक्रवात बिपरजॉय भीषण तूफान में तब्दील हो चुका है और इसके अलावा महाराष्ट्र, मुंबई, वहां पर भी तेज हवाओं के साथ समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। मौसम विभाग का लगातार कहना है कि गुजरात और महाराष्ट्र समेत 9 राज्यों पर इस महातूफान खौफ बनकर, महातूफान ये जो है ये खौफ बनकर मंडरा रहा है।
लक्षद्वीप हो, केरल हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान भी। अब कॉजेस के साथ साथ जब हम प्रिकॉशन की बात करते हैं तो इस वक्त एनडीआरएफ की 17 से ज्यादा टीमें ऑपरेशन में डिप्लॉय की गई हैं। 27,000 से ज्यादा लोगों को कोस्टल एरिया से निकाला जा चुका है। एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें स्टैंड बाय मोड पर हैं और डर है कि लैंडफॉल के बाद तेज हवा और बारिश आएगी और इस खतरे को देखते हुए कर्नाटका, महाराष्ट्र में भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। अनुमान है कि 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार साइक्लोन के लैंडफॉल के समय रहेगी। एक अनुमान यह भी है कि इस चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। तो ऐसे में अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि यह रफ्तार कितनी तबाही मचा सकती है। भारत में जब हम चक्रवाती तूफानों की बात करते हैं तो अमूमन मई और अक्टूबर के बीच में ये साइक्लोन्स आते हैं। ज्यादातर चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उठते हैं और पूर्वी तटरेखा पर उनका असर साफ दिखाई देता है। पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अलावा तमिलनाडु में इन चक्रवातों की मार दिखती रही है। आपको याद होगा कि साल 1999 में उड़ीसा में आए सुपर साइक्लोन के अलावा आयला, पायलन, हुदहुद, गज, तितली और फानी जैसे तूफान पिछले 20 सालों में बंगाल की खाड़ी में उठे। लेकिन अब अरब सागर में भी लगातार चक्रवाती तूफानों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है और उनकी संख्या और ताकत अधिक हो रही है। इन चक्रवातों की संख्या और उनकी मारक क्षमता लगातार बढ़ने के पीछे एक ही कारण है और वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक स्पष्ट रीजन है इसके पीछे। जलवायु परिवर्तन के कारण अब समुद्र का तापमान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। समुद्र गर्म हो रहा है, उसकी ऊपरी सतह गर्म हो चुकी है। समुद्र सतह का तापमान बढ़ने से चक्रवात अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जलवायु वैज्ञानिकों के मुताबिक जैसे जैसे समुद्र गर्म होते जाएंगे वहां उठे कमजोर चक्रवात तेजी से शक्तिशाली और विनाशकारी रूप ऐसे ही लेते रहेंगे। हम सबको पता है कि अम्फान, फानी और ओखी तूफानों से ये जो बात है वो साबित हुई है। चक्रवात ताउते, मोचा और अब बिपरजॉय जो लगातार सुर्खियों में इस वक्त बना हुआ है। और चक्रवात ताउते हो, मोचा हो, तितली हो या बिपरजॉय, इन सब ने इस ट्रेंड पर अपनी मोहर लगा दी है, अपना ठप्पा लगा दिया है और स्थिति इस वक्त वाकई गंभीर है। सवालों पर आएंगे। सवाल आज जिन पर हम विस्तार से इस प्रोग्राम में सब्जेक्ट पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे वो सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आज हम जिन सवालों को इस प्रोग्राम में उठाने वाले हैं वो सवाल है कि व्हाई वेरी सिवियर साइक्लोन बिपरजॉय अंडरवेंट रैपिड इंटेंसिफिकेशन। चक्रवात बिपरजॉय अत्यंत गंभीर गति से तेज क्यों हुआ? विनाशकारी तूफानों का केंद्र क्यों बन रहा है अरेबियन सी? ग्लोबल वार्मिंग बना रही है इन साइक्लोन्स को और ज्यादा घातक? क्या इस ग्लोबल वार्मिंग ने ही बिपरजॉय को भी और ज्यादा घातक बना दिया? सवाल आज इस प्रोग्राम में हम ये भी उठा रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण, ये जो अभी ब्रीफ में हमने आपके समक्ष ये बात रखी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये जो जलवायु परिवर्तन है, इसके कारण अरब सागर का गर्म होना, ये क्या संकेत देता है? ये पूरे दुनिया के लिए क्या संकेत दे रहा है? क्योंकि ना जलवायु परिवर्तन का ये जो इंपैक्ट है वो पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी कंट्रीज में देखने को मिला है। यही वजह है कभी बेमौसम बारिश देखने को मिल रही है, कभी मौसम में अचानक तब्दीली और इसके साथ साथ कभी भूकंप के झटके, मौसम बारिश के बीच बीच मौसम का इन साइक्लोन्स का बीच में आना, इन भूकंप का बीच में आना। सो ये सब क्या संकेत दे रहा है?
अरब सागर में चक्रवातों की जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, उसकी ड्यूरेशन की बात करते हैं, उसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं, इन सब में लगातार वृद्धि हो रही है। और ये जो वृद्धि है वो कितनी खतरनाक है, हम इसे भी तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। आज इस सब्जेक्ट के माध्यम से सवाल ये भी हम उठाएंगे कि बेमौसम बारिश, तूफान और साथ ही साथ भूकंप, क्या ये कुदरत की एक बड़ी चेतावनी है? क्या इस बार मॉनसून का जॉय छीनेगा साइक्लोन बिपरजॉय? बिपरजॉय तूफान से तबाही भारत में कितनी होगी? बेमौसम बारिश, तूफान, भूकंप, कुदरत की ये बड़ी चेतावनी हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है? अगर हम चेते नहीं तो आगे क्या होगा? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक में। नमस्कार, थैंक यू। नमस्कार सर। मनमोहन सर, बेमौसम बारिश का होना, तूफान और बीच में भूकंप की गतिविधियां भी डेफिनेटली ये एक कुदरत की एक बड़ी चेतावनी ही है, जिसे समझ लेना, जिससे चेत जाना बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, पूरी दुनिया के लिए। फिलहाल मैं उस साइक्लोन पर आऊंगी जो इस वक्त लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, बिपरजॉय, क्योंकि ये 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा और उसके बाद भी इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, इस सब पर अभी चर्चाएं छिड़ी हुई हैं। लेकिन मैं इस पर आपकी सबसे पहले टिप्पणी लूंगी कि ये जो चक्रवात है, ये जो साइक्लोन बिपरजॉय है, क्योंकि लगातार कई बड़े मौसम वैज्ञानिकों का यह मानना है कि क्लाइमेट कंडीशंस की वजह से इसकी जो एक इंटेंसिफिकेशन है, ये जो गति है इसकी, वो और ज्यादा तेज हुई है। इस पर सबसे पहले आप अपने प्लीज विचार की रखिएगा, इस पर आपकी फर्स्ट टिप्पणी मैं लूंगी। हाँ, पहले जो ये आपने जो बिपरजॉय साइक्लोन है, ये काफी अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है, ये पहले ये फॉर्म हुआ था अभी जो साउथ अरबियन सी में, और मूव करते करते जो अभी ये अपने गुजरात और जो अपने पाकिस्तान का तट है वहां पे जो पहुंचा हुआ है। तो इसकी वजह से अगर हम देखें तो पिछले दो तीन दिन से जो है काफी नॉर्थ वेस्टली विंड स्ट्रॉन्ग चल रही थी, जिसमें पूरे उत्तर भारत में काफी जो वेदर है वो डिस्कम्फर्ट सा हो गया था। ह्यूमिडिटी लेवल जो है वो काफी बढ़ा हुआ है, जो अपने जो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा के आसपास के इलाके भी देखे तो इसकी वजह से टेम्परेचर ज्यादा नहीं थे, लेकिन हमें जो है वो काफी, जैसे मुंबई में या जो कोस्टल एरिया होते हैं वहां पे जैसे वेदर होता, तो उस तरीके का वेदर जो है वो पिछले 2 दिन से बना हुआ था। तो अभी ये जो साइक्लोन होते हैं, जब तक ये समुद्र के ऊपर रहते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, लेकिन जैसे ही जो है वो अपने लैंड पे ऊपर जो है वो अपने आप टच करते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। तो जैसे कि अभी हमारी डिपार्टमेंट ने अभी 3 बजे भी अभी रिसेंटली जो आपने बुलेटिन इशू किया है, तो उसमें यही है कि जो अपना ये जो कराची और जो मांडवी है, पाकिस्तान का कराची एरिया और मांडवी गुजरात का जो एरिया, उसमें वहां पे ये जो है उसको क्रॉस कर सकता है समय के बाद, तो उसके बाद जो है ये वीक पड़ जाता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये टच करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं अपने लैंडमार्क्स को, तो इनकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो लेकिन जो अभी फोरकास्ट दी हुई है हमारे, कि उसमें यही है कि जो नॉर्थ जो अपना जो गुजरात का एरिया होगा, साउथ राजस्थान और जॉइनिंग एरिया होगा, इसमें जो है वो काफी जो अपने बारिश हो सकती है, वेदर एक्टिविटी है वो आने वाले समय में बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी ये जब अभी हम पहले थोड़ी देर पहले हम ब्रीफ भी एक दे रहे थे, कई तूफानों की हम बात कर रहे थे कि अक्सर सर ऐसा कहा जाता है, हालांकि आप इसे थोड़ा ज्यादा क्लियर कर पाएंगे, इस सवाल को जस्टिफाई आप कर पाएंगे कि जिन साइक्लोन्स को लेकर हम इतने ज्यादा गंभीर पहले से होते हैं कि हाँ इसका जो इफेक्ट होगा, इसका एक एडवर्स इफेक्ट जो है वो कई राज्यों पर पड़ सकता है, इससे मौसम लगातार बारिश होगी, ऐसा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और कई बार किसी किसी साइक्लोन्स को लेकर इतनी ज्यादा गंभीरता हम दिखाते नहीं है, लेकिन समय दर समय जैसे जैसे समय बीतता रहता है उसके बाद पता चलता है कि उसकी जो इंटेंसिफिकेशन है, यानी कि उसकी जो गति है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। बिपरजॉय के साथ ऐसा ही हुआ है।
हाँ जी, बिल्कुल। जो इसकी जैसे भी जो विपर्य जैसे ही अपना फॉर्म होना शुरू हुआ था, पहले जब लो प्रेशर सिस्टम ही फॉर्म होता है तब से जो आईएमडी जो इसको ट्रैक करना शुरू कर देता है, तो इसकी पल पल की खबर रहती है। वैसे ही ये थोड़ा आगे मतलब और इंटेंसिफाई होता था, जो अपने फोरकास्ट जो एसओपी बना हुआ उसके तहत जो फोरकास्ट होती है पहले 3 घंटे की होती है, और जैसे अभी काफी सीरियस चल रहा तो इसकी एक एक घंटे के बाद जो है वो बुलेटिन इश्यू हो रहा है। तो इसका मतलब ट्रैकिंग जो है वो लगातार चलती रहती है। अपने जो रडार वेदर रडार हैं, जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उसके थ्रू जो है इसको ट्रैक करते रहते हैं। तो जो वेदर सिस्टम होते हैं वो अपनी जो कभी कभी मतलब जो है वो अपने जो जैसे लंबी फोरकास्ट होती है कि हमारे साइड को टच करेगा, तो उसको भी बाद में मॉनिटर करते रहते हैं। जो करंट कंडीशन क्या है उसके बेस पे 3 घंटे में 4 घंटे में आगे कैसे जाएगा, तो वो हमारा डिपार्टमेंट जो है वो उसको अपने जो इन्फॉर्म करता है। स्टेट जो अथॉरिटीज होती हैं, अपने जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज होती हैं, उनके साथ जो है वो हमारा डिपार्टमेंट टच में रहता है, तो उनको जो इसकी गतिविधियों के बारे में बताता रहता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि पल पल की जिस तरीके की अपडेट्स लगातार आ रही हैं और इस्तीफान को लेकर जिस भी तरीके की अभी सिचुएशंस बन रही हैं वो पल पल जानकारियां सामने आ रही है। लेकिन सबके बीचों बीच एक सवाल सर ये भी है, क्योंकि अरब सागर से पनपा हुआ उठा हुआ ये एक डेवास्टेटिंग स्टॉर्म है। लगातार कई 2-3 पिछले सालों से अरब सागर जो है अरेबियन सी, ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि जितने भी डेवास्टेटिंग स्टॉर्म्स हैं वो यहीं से उठे हैं, और बिपरजॉय भी इसी से उठा हुआ है। अरब सागर पिछले कुछ वर्षों में इन्हीं समुद्रों को कहें, इन्हीं चक्रवातों को, इन्हीं साइक्लोन्स को इनकी उत्पत्ति करने वाला क्यों बना हुआ है, वो सेंटर क्यों बना हुआ है? क्या दिक्कतें हैं, क्या समस्याएं हैं कि विनाशकारी तूफानों का अरब सागर इस वक्त सेंटर बना हुआ है? जो एक्चुअली जो हमारे जो साइक्लोन होते हैं इसके मैं बताऊं तो इसके 2 सीजन होते हैं। एक तो प्री मानसून सीजन रहता है, एक पोस्ट मानसून सीजन होता है जब जो साइक्लोन फॉर्म होता है। जो प्री मानसून सीजन में जो अरब सागर होता है यहाँ पे जो है वो साइक्लोन फॉर्म होते हैं, और जो पोस्ट मानसून सीजन जब मानसून खत्म हो जाता है तो उसके बाद अक्टूबर महीने से मतलब जो अपना जो समय आता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर होता है, तब ये बे ऑफ बंगाल साइड में जो फॉर्म होते हैं। तो अभी जैसे जो सीजन है जो अपना ये प्री मानसून सीजन चल रहा है, जिसमें मतलब अपने एक तरह अभी मानसून सीजन भी स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीजन में जो होते हैं अपने मानसून सीजन जून तक, ये आपने ज्यादातर जो है ये अरब सागर में होते हैं। तो अरब सागर में जब भी जो कंडीशंस होती हैं, 2-3 जैसे कंडीशन होती हैं, सी लेवल टेम्परेचर क्या है, हवा में जो अपने उसकी साइक्लोनिक सर्कुलेशन कैसी है, तो ऐसा 2-3 फैक्टर्स रहते हैं। प्रेशर पैटर्न कैसा है, तो उसके बेस पे जो है वो इनकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती या कम होती रहती है। तो जो कंडीशन जब ज्यादा फेवर में रहती हैं तो ये काफी जो है वो अपने सीवियर बन जाते हैं। जैसे अभी जो साइक्लोन है काफी मतलब वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है। अगर सर मैं आप मोटा मोटी अंदाजा अगर आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये बिपरजॉय तूफान जिसको लेकर अब इतनी ज्यादा कहीं एनडीआरएफ की तैनाती जो है वो न सिर्फ गुजरात के तटों पर के आसपास उनके आसपास के जिलों पर, बल्कि उसके आसपास के जो राज्य है वहां पर भी काफी ज्यादा जो तैनाती इस वक्त की गई है। प्रिकॉशन ये जो लिए जा रहे हैं क्या ये काफी है? इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ एक अंदाजे के तौर पर कि ये जो तूफान है कितनी भारी तबाही ला सकता है? हाँ, अभी तो मैं जैसे यहाँ पे हमारे जो ये वाला एरिया है उस में नहीं आता है, मतलब आपने जी तो लेकिन जैसे यहाँ पे जो हमारा मेड सेंटर गुजरात में है, अहमदाबाद में है, वो लोग मॉनिटर कर रहे हैं इसको, और जो स्टेट अथॉरिटी है वो उनके बिल्कुल टच में है, और वो लोग ज्यादा जानते हैं कि वो जो तैयारियां की हुई हैं, जो एनडीआरएफ ने या स्टेट गवर्नमेंट ने जो मिलकर तैयारियां की हुई हैं, और जो हमारे डिपार्टमेंट का रोल रहता है वो ये कि इनको जो पल पल की खबर देना है कि वो कैसे रहेगा। तो जो जब भी ये मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे जो हमारे कंसर्न जो ऑफिसर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो उसको अटेंड करते हैं और पूरी जो अपडेट करते हैं तैयारियों के बारे में भी, और जो
ठीक, लेकिन फिर भी सर आपका, क्योंकि आप एक क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं और उसके साथ साथ मेट्रोलॉजिकल सेंटर के डायरेक्टर भी हैं, वही मैं एक अंदाजे के तौर पर, क्योंकि अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है कि तट से टकराने के बाद कितना नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैं इसका जो जवाब है वो आपसे भी लेना जरूर चाहूंगी। अंदाजे के तौर पर कितनी तबाही मचा सकता है ये? अभी जैसे तो जो स्पीड है इसकी, जो आपने जो अभी चल रही है, जो 120 किलोमीटर से 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो अभी डिपार्टमेंट जो हमारा वो बता रहा है, तो उसमें यही होता है कि जैसे इतनी स्पीड ज्यादा होती है तो उसमें जो अपने जो समुद्र में लहरें भी हैं वो बहुत ज्यादा मतलब वो तीव्र हो जाती हैं, और साथ में ही जो अर्जाइनिंग एरिया होते हैं उसमें भी जो पेड़ होते हैं जहाँ अपने तेज हवा से मतलब उनको भी जो खतरा बन जाता है। तो जैसे एनडीआरएफ की टीम है उनका तो यही है, अपना जो स्टेट अथॉरिटीज का यही है कि कम से कम जो है वो नुकसान हो, कोई जान माल का ना, मतलब कोई कैजुअलिटी ना हो, लोगों को जो है वो वहां से मतलब जो अपने सेफ जगह पे पहुंचाया जाए। तो जो पिछले दिनों से जो भी है, जैसे लगातार मतलब वो पहले से प्रेडिक्शन की जा रही है कि ऐसे से जो साइक्लोन है इस तट पे करेगा, यहाँ पे जैसे वो बहुत सारा जो अर्जाइनिंग एरिया भी होता है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम होते हैं तो ये कभी कभी मतलब जो है वो अपना रुख चेंज भी कर लेते हैं, तो इसलिए जो आसपास के इलाके भी होते हैं वहां पे भी जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो रखे जाते हैं ताकि जो नुकसान है वो बहुत ही कम से कम नुकसान जो है वो। बिल्कुल, इवैक्यूएशन जो है वो किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार इस वक्त उसे भी अलर्ट मोड पर ही रखा गया है कि अगर किसी तरीके की कोई हानि हो भी तो उसे तुरंत से तुरंत उस डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। कोशिशें पूरी जारी हैं कि तट से टकराने के बाद अगर किसी तरीके की कोई बड़ा नुकसान होने के संकेत नजर आते हैं तो अलर्ट मोड पर ही रहे एनडीआरएफ की टीम, ताकि बड़ा नुकसान होने से बचा जाए। कुछ और भी सवाल हैं, क्योंकि सिर्फ इस साइक्लोन को लेकर नहीं, बेमौसम बारिश हो या भूकंप हो, इन सभी के पीछे भी एक बड़ा रीजन है और वो है क्लाइमेट सिचुएशन। बुदानिया सर, मैं आपके पास अभी आना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले जब चर्चा हम कर रहे थे इस साइक्लोन को लेकर, इस चक्रवात को लेकर, क्योंकि माना जा रहा है कि एक तीव्र और लंबे समय से चक्रवात जलवायु परिवर्तन का ही ये परिणाम है, ये चक्रवात उसी का ही परिणाम है। समुद्र का गर्म होना, समुद्र की ऊपरी सतह का गर्म होना और क्लाइमेट कंडीशन जिस तरीके की बनी हुई है, वही सब ऐसे बड़े कारण हैं जिससे इन चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। मैं आपका भी इस पर एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि अभी हाल ही में यूके और अमेरिका के जो साइंटिस्ट हैं, जो क्लाइमेट साइंटिस्ट हैं, उनकी एक जॉइंट स्टडी ने, उनके एक जॉइंट सर्वे ने हमें यह बताया है कि आने वाले समय में चाहे वो चक्रवात हो, चाहे वो तूफान हो, चाहे वो भूकंप हो, इन सबके बढ़ने के आसार हैं और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत 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 बड़ी चिंता का विषय है। बुदानिया सर, इसमें मैं तो जमीन का सिंपल आदमी हूं, कोई इतना मैं एक्सपर्ट साइंटिस्ट नहीं हूं, लेकिन जो मोटी मोटी बातें मैं जो जमीन के ऊपर देखता हूं उन बातों में बताता हूं। जो पहली बात है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ये सारी समस्या का जड़ है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो पूरी दुनिया में हमें मतलब पूरा ग्लोबल सोचना पड़ेगा। पूरी दुनिया में जो जंगल कम होते जा रहे हैं, ग्रीन कवर कम होता जा रहा है, और आपको सबको पता है नॉर्थ पोल वगैरह पे जो है बर्फ पिघल रही है, वो जितनी ज्यादा तेजी से पिघल रही है वो सब सामने। अब इसमें मैं छोटी बात शुरू पे आ जाता हूँ। जैसे आज का ही अखबार मेरे पास में है और उसमें ये डाटा दिया है कि 2001 में चंडीगढ़ में ग्रीन कवर था 26%, और अब बढ़ता बढ़ता 2021 में हो गया 50%। इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता जी। ग्रीन कवर घटता जा रहा है और ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि बढ़ रहा है। हाँ, ये फाइलों में बढ़ रहा है। मैं जमीन पे चलता हूँ, चंडीगढ़ में मैं 2001 में भी चंडीगढ़ में ही था। चंडीगढ़ आज से मतलब 1990 में जितना ग्रीन कवर था उससे कम हुआ है। कारजू में ग्रीन कवर बढ़ रहा है, जमीन पे घट रहा है। और ये जितने पेड़ कम होते जाएंगे, अर्बन हीट का बहुत बड़ा एक जो है प्रॉब्लम है। पेड़ ही एक चीज है जो हमें गर्मी से बचा सकती है। जो पेड़ों का जो जितना भी सरकार काम कर रही है,
ये जमीन पे बिल्कुल नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। सर ये हमेशा चिंता ही रहती है ना, लेकिन वही बात है कि ये सिर्फ चिंता तक ही सीमित क्यों होकर रह जाती है, और यही वजह है कि उस वजह से हम आज बेमौसम बारिश देख रहे हैं। आज इतनी मीम्स बन रही हैं, इतनी बातें यहां पर हो रही हैं कि मई और जून के महीने में किस तरीके का मौसम है कि लोगों को फिर से अपनी कंबलें निकालनी पड़ रही हैं, एसी की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है। बेमौसम बारिश हो, तूफान हो, और इन तूफानों के बीच बीच भूकंप के झटके आना भी। कल ही उत्तर भारत में फिर से झटके महसूस किए गए। ये सिर्फ चिंता तक ही क्यों रह जाता है फिर? अब हम देखते हैं बुदानिया सर, मनमोहन सर, आप भी यहां पर हैं। बड़े फोरम पर, बड़े इंटरनेशनल फोरम पर बड़े बड़े बिग इवेंट्स होते हैं, लेकिन उन बिग इवेंट्स में माइक के सामने सिर्फ बातें क्यों होकर रह जाती हैं? क्यों फिर हमें उसका इंपैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है? और हमारे सामने जो कुछ है वो ऐसे चक्रवात हैं, ऐसे साइक्लोन्स हैं। मैं इसमें आपको बहुत मजेदार बात बताना चाहता हूं कि फोटो सेशन किस तरीके से होता है। इतने वन महोत्सव मनाए जाते हैं, इतने जो एनवायरमेंट डे है उसके दिन फोटो लग जाती है, पेड़ बनाए जाते हैं। मैं चंडीगढ़ जैसे स्मार्ट सिटी जो है, सारा प्लांट से, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और बाकी की हालत तो कितनी नाजुक, आप सोचो। आज से 3-4 साल पहले जब चंडीगढ़ में गवर्नर जो बंदौर साहब थे, उन्होंने वन महोत्सव की स्टार्ट की थी पंजाब यूनिवर्सिटी 25 के कैंपस। सारा यूनिवर्सिटी के वीसी वहां थे, सारा प्रशासन वहां था, और एक पेड़ लगभग 5 फीट का पेड़ उन्होंने लगाया था। मैं वहां मौजूद था, और उसमें गवर्नर साहब ने ये बोला था कि ये पेड़ है, इसकी उम्र 1000 साल। उसके एग्जैक्ट में 1 साल बाद वहां देखने गया जिसने वो पेड़ लगाया था, और वो पेड़ वहां अवेलेबल नहीं था। अब ये वन महोत्सव की सही है कि गवर्नर साहब के हाथ से लगाया हुआ पेड़ 1 साल बाद है ही नहीं, तो आप सोच लो कि बाकी के वन महोत्सव के जो पेड़ हैं उनका क्या हाल है। ये ग्रीन कवर इस तरह कागजों में बढ़ रहा है, जमीन पे घट रहा है, और ये ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरी बात एक और कह दूं, जितनी मैं समझ रखता हूं, सिर्फ गर्मी से, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का उपाय है पेड़ पेड़ पेड़। और जो पीने का पानी का संकट भविष्य में इतना बड़ा संकट होने वाला है, उसका उपाय सिर्फ है बरसात का पानी, और बरसात को बुलाने का रास्ता है सिर्फ पेड़ पेड़ पेड़। तो ये सच्चाई है, और इसके ऊपर हमें सबको काम करना चाहिए। लेकिन जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, जो नेता हैं, अफसर हैं, वो इस तरह की हवाई योजनाएं बनाते हैं, हवाई मतलब वादे करते हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करता हूं, एक पीने के पानी का 800 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया। मेरे डिस्ट्रिक्ट सीकर के लक्ष्मण तहसील में हर गांव में पीने का पानी हम देंगे, नहरी पानी। उनको 5 साल हो गया, 800 करोड़ रुपए खत्म हो गए, 800 करोड़ रुपए। और वो पानी जो है गांव में आया, आज तक किसी ने 1 ग्राम पानी नहीं किया। कभी 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद आता है, और इतना गंदा पानी होता है उसको पशु भी नहीं पी सकता। ये हमारी पॉलिसी बनाने वाले लोगों की हकीकत है। 800 करोड़ रुपए बता रहा हूं मैं, जो सरकार ने खर्च किया, बजट अलॉट किया है, ये हालत है। और पेड़ों का मैंने बता दिया, और पानी का मैंने बता दिया। तो ये सच्चाई है। मैं जमीन की बात कर रहा हूं, मैं जमीन का आदमी। कारण एक है, और उन कारणों को बार बार सिर्फ गिनाने की कोशिश क्यों करनी पड़ती है, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय जरूर है। वही बात है कि वो जो चेतना है वो कब आखिर जागेगी। मनमोहन सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इससे पहले आपने कुछ कारणों का जिक्र किया जिसकी वजह से ये जो साइक्लोन है, ये जो चक्रवात है, इसकी इंटेंसिफिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ी है। मुझे आपसे समझना है सर, क्योंकि लगातार पिछले काफी दिनों से इस पर बड़े जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय जाहिर कर रहे हैं, और मुझे आपसे यहाँ पर ये जानना है कि हम बार बार यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं, राइट, क्लाइमेट सिचुएशंस के बदलने की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इसको लेकर हमेशा अक्सर बातें होती ही रहती हैं। जब सागरों से, समुद्रों से इस तरीके के बड़े साइक्लोन्स उड़ते हैं, उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, लेकिन यहां पर ये जो बिपरजॉय है, जब हम इसके एक मेन कारण की बात, इस मेन कारण को एक समझने की कोशिश करें, तो वो कारण क्या सिर्फ यही है कि जलवायु परिवर्तन जिस तरीके से हो रहा है उसकी वजह से सागर जो है, समुद्र हैं, वो गर्म हो रहे हैं, और
उसी की वजह से ये जो चक्रवात है, ये जो साइक्लोन्स है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उनकी उत्पत्ति हो रही है। क्या मात्र ये एक कारण है या कारण कुछ और भी है जिसकी वजह से इन साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी हो या फिर ड्यूरेशन हो या फिर इंटेंसिटी हो, उसमें वृद्धि हो रही है? कारण और कौन कौन से हैं, फैक्टर्स और कौन कौन से हैं? हाँ, जो साइक्लोन फॉर्म होते हैं उसकी तो जैसे मैंने बताया था कि बेसिक 3 कंडीशंस ही होती हैं। एक तो यही है कि जब सी सरफेस टेम्परेचर जो 27 डिग्री से ऊपर चला जाता है, या फिर जो अपने जो हवा में जो वर्टिकल जो विंड शेयर है वो प्रेजेंट रहता है, या कोरियोलिस फोर्स है वो एक्टिव रहती है। तो 3 जो कारण ये बेसिक होते हैं जिससे जो आपने साइक्लोन फॉर्म होते हैं। और बाकी जैसे इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। तो ये जैसे कि अगर हम देखेंगे जो ग्लोबल वार्मिंग ही है, ग्लोबल वार्मिंग एक वन ऑफ द मेजर जो फैक्टर है जिससे जो अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ रही है और जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसमें भी जो परिवर्तन आ रहे हैं। तो पिछले दिनों में मतलब जो अगर डाटा को अगर हम लोग जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने एनालाइज भी किया था, तो कुछ एक जगह पे जैसे इनकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, कई जगह जो कम भी हुई है। तो जो आपने ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर जगह जो मतलब अपनी बारिश जो एक ही तरह की मतलब हो रही है, मतलब कई जगह बारिश जो है वो ज्यादा हो रही है, कई जगह साइक्लोन ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं, कई जगह साइक्लोन कम हो रहे हैं, कई जगह बारिश मतलब जो रेनफॉल के जो हैवी रेनफॉल इवेंट है वो ज्यादा हो रहे हैं, कई जगह वो कम हो रहे हैं। तो जो ये पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा इसका जो इम्पैक्ट जो इसकी वजह से ही ये सब हो रहा है। अगर सर इसे समझने की कोशिश करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दशकों से, अगर मैं इस साल में तो चलिए ये एक ऐसा भीषण चक्रवात जिसे कहा जा रहा है बिपरजॉय को, ये जो साइक्लोन्स होते हैं इन्हें रेट किस तरीके से किया जाता है हर बार? हाँ, इनको जो साइक्लोन क्या क्या इनकी कैटेगरीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग इन्हें रेट किया जाता है? हाँ, इनकी जो कैटेगरीज रहती हैं, जैसे सबसे पहले जैसे ये सी के ऊपर फॉर्म होता है तो पहले वो प्रेशर जो वो कम होना शुरू होता है। मतलब जो लोग हमने सी सरफेस टेम्परेचर है जो हम मेजर करते हैं डेली, मतलब जो अपनी मीटियोरोलॉजी का जो एक सबसे बड़ा ये वेदर अपने जो पैरामीटर रहता है, तो जो हम वेदर पैरामीटर जनरली जो रिकॉर्ड करते हैं डेली बेस पे, जो हमारी वेदर ऑब्जर्वेटरीज होते हैं उसमें जो अपने प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, करंट टेम्परेचर, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, और उसके बाद विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, ये सारे जो है वो अपने होते हैं। आजकल ये तो मैनुअल ऑब्जर्वेटरी हो गया, तो थ्रू सैटेलाइट जो है वो जो OLR मतलब जो आउटगोइंग रेडिएशंस कितनी है, हम लॉन्ग वेव रेडिएशन कितनी है, मतलब उसके वो डेली बेस पे जो है उसको करंट रिकॉर्ड होती हैं। तो जब सबसे जो पहली इसकी स्टेज रहती है, कैटेगरी रहती है, वो लो प्रेशर रहता है। मतलब लो प्रेशर सिस्टम जो है वो फॉर्म होता है, मतलब एक क्लोज्ड आइसोबार मतलब जो हो जाता है एक जो पर्टिकुलर सर्कल में जो है वो पॉइंट बिंदु पे जो वो टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कम होता है और उसके चारों तरफ जो प्रेशर है वो ज्यादा रहता है। तो उस तरीके उसको जो हम लो प्रेशर होता है उसके वहां पे जो विंड स्पीड होती है वो 70 नॉट से मतलब कम होती है। मीन्स आपने जो 35 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड से कम रहती है। फिर उसके बाद इसकी सेकंड स्टेज आती है डिप्रेशन। डिप्रेशन में मतलब जो क्लोज्ड आइसोबार होते हैं वो दो सर्कल बन जाते हैं जो लो प्रेशर के, तो उसको और जो विंड स्पीड है वो भी बढ़ जाती है। मतलब अपनी जो 17 नॉट से 28 नॉट तक विंड स्पीड जो वो होती है। फिर उसके बाद अगली स्टेज आती है डीप डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब जो क्लोज साइकिल जो आइसोबार वो भी बढ़ जाते हैं, जो विंड स्पीड होती है उसके चारों तरफ विंड स्पीड होती है वो अपने 28 से लेकर 33 जो है वो नॉट तक जो वो हो जाती है। तो उसके बाद फिर जो इसकी विंड स्पीड है वो 33 से मतलब जब तब तो इसको हम डीप डिप्रेशन का ही नाम देते हैं। जब हम इसको साइक्लोन का नाम देते हैं तो ये 33 से जो विंड स्पीड है वो बढ़ जाती है 33 नॉट। मतलब 33 नॉट का मतलब होता है कि लगभग जो है वो अब 60 डबल अगर हम करते हैं तो अपने नियर टू मतलब डबल जो है वो किलोमीटर पर आवर जो स्पीड आ जाती है। उसके बाद जो साइक्लोन बनता है तो इसकी स्पीड होती है ये 65 नॉट तक चली जाती है। 65 फिर उसके बाद जब 65 से ऊपर चली जाती है फिर हम इसको जो है सीवियर साइक्लोन जो वो आप कहते हैं। तो वो जब मतलब इसको विंड स्पीड से जो है वो आंका जाता है, साथ में जो प्रेशर जो इनिशियल स्टेजेस होती है। ओके, और बिपरजॉय को भी इस तरीके से रेट किया गया है क्योंकि समय भी कम। फिर इसके बाद मतलब इसमें ये भी रहता है जो मतलब अपनी जो
सैटेलाइट पिक्चर से भी इसको जो है वो इसको रेटिंग की जाती है। इसकी केवल सेंट्रल पोजीशन पे आई भी नजर आती है, मतलब आई मींस वो जो सेंट्रल एरिया होता है वो अराउंड 10 किलोमीटर का रहता है, जो क्लियर जोन होता है। Okay. उसमें ये भी कहते हैं कि इसकी अब आई फॉर्म हो गई है, तो इस तरीके से जो है इसको डिफरेंट रेटिंग करते हैं, मतलब अपने तो उसके अकॉर्डिंगली जो एक्शन प्लान भी बनाए जाते हैं कि इसका मतलब अब इस स्टेज में आ गया तो गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना है, एनडीआरएफ को क्या एक्शन लेना है, तो वो सारी जो पैरामीटर्स है। ओके एक सवाल सर ये भी है, क्योंकि अभी मॉनसून ने भी दस्तक देनी अभी शुरू करनी थी केरला की, अगर हम यहाँ पर जैसे बात करें, अगर हम डिफरेंट स्टेट्स की बात करें तो ऐसा भी माना जा रहा है कि बिपरजॉय के तट से टकराने के बाद इसका जो एक इसका जो एक इम्पैक्ट पड़ेगा उससे मॉनसून में भी असर पड़ेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो बिपरजॉय है ये मॉनसून का जॉय भी छीनने वाला है, क्या कुछ ऐसा होगा? किसी तरीके का कोई स्लाइट डिफरेंस पड़ेगा मॉनसून में? नहीं, मतलब जो भी जैसे वेदर में एक्टिविटी होती है, कोई भी मतलब जो वेदर जो अपने ये जो फॉर्म होते हैं, साइक्लोन हो या कोई डब्ल्यूडी आती है, तो इसका मतलब दूसरे चीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता ही है। जो केरल में ऑलरेडी जो मानसून है वो 8 तारीख को जो 8 जून को जो वो पहुंच गया था, और उसके बाद थोड़ा आगे फर्दर भी एडवांस हुआ था, और अभी भी जैसे हमारी जो डिपार्टमेंट की फोरकास्ट है कि जो मानसून है वो फर्दर एडवांस होने की जो कंडीशन है वो फेवर में 10 जून को जो हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थी वहां पे भी जो अप्रोच कर गया था। तो अभी जो भी जैसे साइक्लोन आते हैं, जब कोई भी सिस्टम आते हैं तो उसका कभी कभी मतलब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है। मैं दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। बुदानिया सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि एक ग्रीन कॉरिडोर की बात रखकर आपने उस पक्ष को समझाने की कोशिश की, उस पहलू को समझाने की कोशिश की है जो अभी नहीं बहुत सदियों से जिस पर हम फोकस करते आए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम फास्ट और वास्ट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे वो जो समस्या है हमारे लिए और विकराल समस्या बनती जा रही है। आपने उस पहलू को फिर से छूने की कोशिश की है, और जरूरी भी है कि उस पहलू को और उस पहलू को सिर्फ समझने की नहीं, उसे इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है, उस पर वर्क करने की भी जरूरत है। और इस साइक्लोन को लेकर और उसकी और भी कई सारी सिचुएशंस को समझने के लिए मनमोहन सर हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्लाइमेट साइंटिस्ट। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, तमाम पहलुओं पर उन्होंने भी जिस तरीके से प्रकाश डाला है। कुल मिलाकर बाढ़, चक्रवाती तूफान, सूखा, हीट वेव्स और अनियमित वर्षा जो इस वक्त हो रही है, जिसे कहते हैं बेमौसम, ये कुल मिलाकर समस्त मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कहें एक खतरा है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें यातनाएं ही दे रहा है। अब जानकारी ये भी है कि जिस तरीके से कोविड-19 आया उसने इन खतरों को और ज्यादा बढ़ावा दिया है, और परिवर्तन विश्व भर में अपना खुलकर आने वाले वक्त में प्रदर्शन कर सकता है। कह सकते हैं कि उसकी आहट अब सुनाई देने लगी है, और वो है बेमौसम बारिश, भूकंप, साइक्लोन्स के रूप में। आज के इस विषय पर हमारे दर्शकों का क्या कुछ कहना है, इस पर अपनी बात रखने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। नीचे दी गई ईमेल आईडीज पर आप हमें मेल जरूर कीजिएगा, geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।